बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे प्लान में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क ट्रीटमेंट ISO 27001 की रिक्वायरमेंट्स। तो ये हमने स्लाइड देख ली थी। ये एक बड़ी अच्छी स्लाइड मिली थी। रिस्क ड्रिवन बिजनेस अप्रोच थे। ये इसाका की एक बुक थी, सी रिस्क मैनुअल। उसमें एक पूरा प्रोसेस को एक उसने फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ब्रीफली इसको देख लेते हैं कि ये स्टार्ट का जहाँ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। आइडेंटिफाई, हमने देखा कि व्हाट इज सेंसिटिव regulated data, where how much of it is received, who has access to it, where is the processed and stored, where is it processed and stored, who do we share it with। ठीक है, ये आइडेंटिफाई में ये सारी चीज़ें उसने इन क्वेश्चंस के आंसर्स। उसके बाद आ गया नेक्स्ट ब्लॉक में चले जाते हैं। हाउ मच रिस्क एग्जिस्ट फॉर ईच पॉइंट where sensitive data is received, processed, stored, provided or shared with third partner। ठीक है, यहाँ से आपने वो असेस किया। Does the risk fall within the defined limits? अगर yes है तो बस ठीक है, एक्सेप्ट कर लें, और अगर no है तो आपने क्या स्टेप्स लेने हैं। मिटिगेट रिस्क, रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, आप रिड्यूस रिस्क में टेक्निकल कंट्रोल्स लगा दें, नेटवर्क सेगमेंटेशन, रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन जो भी आपकी थी, प्रोटोकॉल्स, वाइट लिस्टिंग, फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, और एक लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं टेक्निकल जो आप लगा सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स में फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, डाटा क्लासिफिकेशन, डाटा हैंडलिंग, ये सारे कंट्रोल। डाटा मिनिमाइजेशन लिखा हुआ है, ये मैं अभी आपको डाटा मिनिमाइजेशन, चूँकि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं चाह रहा हूँ आपको पता होनी चाहिए, वो मैं अभी आपको बता दूँ। ये फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप या ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिस्क को, या अवॉइड कर सकते हैं, यानी वो काम करें ही ना तो अवॉइड कर दें। उसके बाद रीअसेस करें रिस्क को, हाउ मच रेजिडुअल रिस्क एग्जिस्ट, और अगर वो आपके एक्सेप्टेंस लिमिट से नीचे है तो एक्सेप्ट करें, वरना दोबारा उस लूप में प्रोसेस नो है तो दोबारा इधर चले जाएं। तो अगर एक्सेप्ट हो गया तो ये आपका एक्सेप्टेंस बॉक्स आ गया, और दोबारा उसको मॉनिटर। इफ रेजिडुअल रिस्क इज एक्सेप्टेबल देन मॉनिटर इट एंड रेगुलरली टेस्ट कंट्रोल्स अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क लैंडस्केप। ठीक है, तो ये एक रिस्क ट्रीटमेंट बड़ी अच्छी मेथड था। उसी बुक में ये एक और टाइप ऑफ रिस्क दिए थे। हमने पहले शुरू में देखा था कि ऑपरेशनल रिस्क की बहुत सारी कैटेगरीज थी, तो ये एक अच्छी अथॉरिटी थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट रेफ़र करना है या कोई चीज़ देखनी है, तो जो क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप रेफ़र करें। तो ये एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए मैंने ये स्लाइड इसकी बना ली। फिगर 1.6 है इसकी। तो इसमें टाइप ऑफ रिस्क है, एक्सेस रिस्क, अवेलेबिलिटी रिस्क, सब इंफॉर्मेशन रिस्क, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रिस्क, और ये बहुत सारे एक मेंशन्ड हैं। टैलेंट रिस्क, द फेलियर टू सोर्स एंड इनएबिलिटी टू ट्रेन अ क्वालिफाइड टैलेंट नीडेड टू अचीव द एंटरप्राइज सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। ये बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, हमने बहुत जगहों पे PCI DSS की बात की। ये पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, तो उसकी भी एक फिगर थी जिसमें उसकी हाई लेवल ओवरव्यू था आपको बताने के लिए कि ये पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री या डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है क्या, उसमें क्या मेन चीज़ें। सबसे पहले देखें, बिल्ड एंड मेंटेन सिक्योर नेटवर्क एंड सिस्टम। उसके अंदर क्या, इंस्टॉल एंड मेंटेन फायरवॉल्स, मेंटेन फायरवॉल कन्फिगरेशन टू प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर डाटा, डू नॉट, यानी ये स्टैंडर्ड उनके लिए था, जैसे हमने पढ़ा था, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपके को क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, आपकी को बैंक्स की इंफॉर्मेशन होल्ड करें, तो उनके लिए ये स्टैंडर्ड मीट करना लाजमी है, वरना वो ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद डू नॉट यूज वेंडर सप्लायर डिफॉल्ट सिस्टम पासवर्ड, प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर्स डाटा, प्रोटेक्ट स्टोर्स कार्ड होल्डर डाटा, इनक्रिप्ट ट्रांसमिशन ऑफ कार्ड होल्डर डाटा, मेंटेन वल्नरेबिलिटी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर था प्रोटेक्ट ऑल सिस्टम अगेंस्ट मालवेयर, रेगुलरली अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। इसी तरह ये सारे के रेगुलरली मॉनिटर एंड टेस्ट नेटवर्क्स, मेंटेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो ये उसके ओवरऑल हाई लेवल व्यू था। अच्छा, एक बड़ा अच्छा, जब देखते हैं कोई भी, हमने एसेट थ्रेट पेयरिंग की थी, इसमें थ्रेट्स देखे थे, वल्नरेबिलिटीज देखी थी, तो वल्नरेबिलिटीज के डाटा सोर्सेज जो थे वो भी उसमें लिस्ट किए हुए थे। तो ये वो स्लाइड है जिसमें आप ये सारे वेबसाइट्स दी हुई हैं जहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हो रही होती है वो वहाँ गिवन होती है। कुछ इसमें से मैंने 2 वेबसाइट्स निकाली थी, ये आपके सामने डिस्प्ले हो रही है।
नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस है, ये निस्ट की वेबसाइट है, इसके अंदर आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं जो जो उसकी सिवियरिटी लेवल भी आ रहा है, वल्नरेबिलिटीज़ भी हैं, तो ये इन साइट्स को आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर एक सीवी, दूसरी साइट थी सीवी, इसमें पूरा बताया गया कि सीवी होती क्या है, व्हाट इज़ सीवी, प्रोग्राम क्या है, तो ये सारा आप जाके देख सकते हैं। ये वो एक अच्छा रिसोर्स है आपके लिए वल्नरेबिलिटीज़ देखने के लिए। उसके बाद ये जब सब कुछ आप कर लेते हैं तो आप एक स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी बनाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? वो दैट कंटेन्स नेसेसरी कंट्रोल्स टू एड्रेस द आइडेंटिफाइड रिस्क। तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह का डॉक्यूमेंट होता है। अभी आपके सामने ये डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये इसका टाइटल है स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ISO 27001 के कंट्रोल्स हैं। इसमें करना क्या होता है आपने कि आपने सिंपली जो कंट्रोल्स हैं उनको एक साइड पे लिस्ट करना होता है। जिस तरह ये ISO 27001 का रेफरेंस दे दिया है, जब उसके एनेक्स में जाएं तो ये कंट्रोल का नंबर दिया होता है। आपने वो कंट्रोल का नंबर लिखा, उसका टाइटल लिखा, कंट्रोल था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। ISO का ऑब्जेक्टिव क्या था? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ shall be specified and assigned based on requirement of the organization। यहाँ आपने उसका ऑब्जेक्टिव लिख दिया। रीज़न फॉर सेलेक्टिंग कंट्रोल, यानी उस एनेक्स में तो बहुत सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जो कंट्रोल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल हैं उनका क्या, इसका क्या रीज़न है? टू लोअर द पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट, फ्रॉड एंड मिस यूज ऑफ फैसिलिटीज़ एंड गारंटी दैट द स्टाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड थर्ड पार्टी यूजर्स नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी है इसकी, यस एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। अब आपने देखा कि इसका ये कहाँ मेंशन है, आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेंशन है, तो कोर पॉलिसी रेफरेंस है, ये वहाँ पे ये चीज़ मेंशन है। तो इसी तरह आप ये सारे कंट्रोल्स अभी आप देखते जाएं आगे। मोबाइल डिवाइस पॉलिसी है, पॉलिसी एंड सपोर्टिंग सिक्योरिटी मेजर्स शैल बी अडॉप्टेड टू मैनेज द रिस्क इंट्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। ये रीज़न था टू इंश्योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी व्हेन यूजिंग मोबाइल कंप्यूटिंग, ये उसका रीज़न है। और यस एप्लीकेबल है। कुछ अगर कोई एप्लीकेबल नहीं है तो इस कॉलम में आपका आ जाता है कि एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ में आप देखें, ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग है कि ऑल कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट मस्ट अंडरगो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक्स that are conducted in accordance with the pertinent laws, regulation and ethical standards. These checks must be proportional to the business requirements, the classification of the information to be assessed and the perceived risk, ठीक है। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह इसका रीज़न है यस एप्लीकेबल है। तो जितने भी कंट्रोल्स होते हैं ये आप यहाँ पे ISO के टाइटल में ये कंट्रोल गिवन है, तो ये सारे के सारे आप कंट्रोल्स क्रिप्टोग्राफिक से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। टू इंश्योर, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर प्रॉपर एंड इफेक्टिव यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इससे जस्टिफिकेशन आपने आगे दे दी। इसी तरह इस सब के कॉलम्स आपने फिल करने। ऑपरेशनल सिक्योरिटी से आप देख लें, प्रोटेक्शन फ्रॉम मालवेयर है, ऑब्जेक्टिव ये है टू इंश्योर इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन पॉसिबिलिटीज आर प्रोटेक्टेड, कंट्रोल अगेंस्ट मालवेयर, बैकअप का कंट्रोल है। इसी तरह इवेंट लॉगिंग, ये लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग से रिलेटेड, प्रोटेक्शन ऑफ लॉग इंफॉर्मेशन, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी से मुतालिक, नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट, नेटवर्क कंट्रोल्स, सप्लायर रिलेशन से मुतालिक, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस एंड इम्प्रूवमेंट उससे मुतालिक है। रिस्पांस टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट शैल बी रिस्पॉन्डेड टू इन अकॉर्डेंस विद द डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, ये ऑब्जेक्टिव है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के आपने कोई एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, ये उसकी टाइटल है, ये कंट्रोल है उसका। द कंपनी मस्ट इस्टेब्लिश एंड इम्प्लीमेंट procedure to identify, gather, obtain and protect information that can be used as an evidence, ठीक है। उसके लिए आपने कोई इंसिडेंट हो गया
तो आपने उस सिस्टम को सबसे पहले आइसोलेट किया है, या आपने एक प्रोसीजर डिफाइंड एसओपी डिफाइन किया हुआ है। प्रोसीजर को हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी कहते हैं। तो आपने वो प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है और उसके मुताबिक आपने उस डिवाइस को आइसोलेट कर दिया है। फिर उस डिवाइस पे आप कोई कुछ काम नहीं करते, आप उसका इमेज ले लेते हैं। ये फोरेंसिक्स की बेसिक्स है। उसकी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हैं, फिर उसको किसी फोरेंसिक लैब में ले जाते हैं, वहाँ पे उसकी पूरी फोरेंसिक्स होती है। तो ये आपने प्रोसीजर यहाँ पे डिवाइड किया हुआ। तो ये सारे के सारे आपने, ये स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी डॉक्यूमेंट होता है, ये आपने प्रोड्यूस करना होता है। और जब भी कोई ऑडिटर आएगा, अगर वो कंप्लाई करा रहा है 27001, तो वो सबसे पहले आके आपकी स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी देखेगा, क्योंकि कंट्रोल्स तो वहाँ पे अगर 93 हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे सिर्फ 72 या 73 इम्प्लीमेंटेड है, तो वो यहाँ से देखेगा कि इम्प्लीमेंटेड है, और जो मतलब ये एप्लीकेबल है, और जो नहीं एप्लीकेबल तो वो क्यों नहीं एप्लीकेबल। फॉर एग्जांपल, अगर GDPR का लॉ पाकिस्तान में फ़िलहाल इम्प्लीमेंटेड नहीं है, अभी वो ड्राफ्ट फॉर्म में कोई डाटा प्रोटेक्शन लॉ चल रहा है, वो अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो वो आपकी कंप्लाइंस पैरामीटर्स में उसकी रिक्वायरमेंट फ़िलहाल उसको लो कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसी तरह जो कोई लॉज हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपके पास वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करी, और आपकी कंपनी का साइज़, क्योंकि ISO 27001 हर किस्म की साइज़ ऑफ द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट है, तो उसकी आपने कोई जस्टिफिकेशन आगे दी हुई है कि हमारी कंपनी पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि वो ये सारा कुछ बताता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।